हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल थिंग्स टू नो। तो आज हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस इशू की है फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स। ये जो गाइडलाइंस है ये बेसिकली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने उसको रिलीज़ किया है। और इसमें मैं आप लोगों के साथ जो मेन डॉक्यूमेंट होता है उसी के साथ बात करूंगा कि इस डॉक्यूमेंट में गवर्नमेंट ने क्या क्या गाइडलाइंस शेयर की हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बैकग्राउंड की कि किस बैकग्राउंड की वजह से किन चीज़ों की वजह से ये गाइडलाइंस गवर्नमेंट लेके आई है, इसकी क्या नीड है, क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर एक कोचिंग सेंटर खोलने के लिए या चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, साथ में अगर जो गाइडलाइंस ये फॉलो नहीं करेंगे तो उसके अगेंस्ट में क्या क्या पेनल्टी रहेगी और किस तरीके से कोचिंग सेंटर्स फीस ले सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कोचिंग सेंटर्स जो है बहुत एग्जॉर्बिटेंट वे में फ़ीस लेते हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट ने इतने कुछ सालों में सुनी है तो उसके बेसिस पे उन्होंने ये गाइडलाइंस जो है जारी की है। तो लेट अस सी कि इस पे किस तरीके से काम हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो जैसा कि आपने जाना है कि कुछ समय जो ये इश्यूज थे प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स के, उसमें क्या ये कॉन्टेक्स्ट में आया बेसिकली जो आपने रिसेंटली सुना होगा कोटा में स्पेशली जो राइजिंग स्टूडेंट सुसाइड केसेस हुए, कुछ जगह पे फायर इंसिडेंट भी हुए, फिर लैक ऑफ फैसिलिटीज़ भी होती हैं बहुत सारे प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में। इस वजह से गवर्नमेंट का इस ओर बार बार अटेंशन गया। अब आपको ये भी पता है कि जो नंबर ऑफ अनरेगुलेटेड प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स है कंट्री में वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और ये जो है ये चार्ज करते हैं बहुत हाई फीस स्टूडेंट्स से, और स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी आ रहा है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स सुसाइड भी कमिट कर रहे हैं और लॉस ऑफ प्रीसियस लाइव्स भी हो रही हैं, जैसे कि हमने देखा था फायर और अदर एक्सीडेंट्स की वजह से। तो ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने इस बारे में काफ़ी सारे डिबेट्स, डिस्कशंस और क्वेश्चंस भी हुए पार्लियामेंट में। आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेगुलेशन होता है +2 लेवल एजुकेशन का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट्स की। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बेस्ट रेगुलेटेड बाय स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स। इसके साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी 2020 में अनाउंस हुई थी। उसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल था कि फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग रादर देन द समेटिव असेसमेंट दैट एनकरेजेस टुडेज कोचिंग कल्चर। इसके अलावा एनईपी के पैरा नंबर 4.36 में ये भी रिकॉग्नाइज किया गया था कि जो अभी का जो नेचर है सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम्स का, इसमें बोर्ड एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होती है, उसी वजह से जो आज का जो कोचिंग कल्चर है वो क्रिएट हुआ है और उसका जो हार्मफुल इम्पैक्ट है वो हम देख पा रहे हैं। और उन्होंने इस बारे में ये भी बात की थी कि हमें कुछ इस तरीके से काम करना चाहिए जिससे कि बच्चों पर प्रेशर रिड्यूस हो और कोचिंग कल्चर भी जो है वो थोड़ा कम हो। इसके अलावा एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में भी बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि टेस्ट करेगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को और एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज, और ये एम करेगा टू एलिमिनेट द नीड फॉर टेकिंग कोचिंग फॉर दिस एग्जाम्स। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ और भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि अब जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है CUET, ये अब होता है 13 रीजनल लैंग्वेजेस में। इसके अलावा बच्चों की प्रैक्टिस अच्छे से हो नीट या फिर JEE मेंस के लिए, तो इन्होंने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है नेशनल टेस्ट अभ्यास। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और ऐसे बच्चों को दे सकते हैं जो कोचिंग की फ़ीस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, इस मोबाइल ऐप में नेशनल टेस्ट अभ्यास में कैंडिडेट्स जो हैं हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट दे पाएंगे ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो एजुकेशन जो होता है ये एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही बराबर हिस्सा होता है लॉस बनाने में।
फिर बहुत सारे स्टेट्स जैसे कि गोवा, यूपी, कर्नाटक, मणिपुर और राजस्थान ने भी मेंटल हेल्थ को देखते हुए और कोचिंग क्लासेस को रेगुलेट करने के लिए कुछ कुछ एक्ट्स लेके आए हैं। तो ये जो बेसिकली जो ये डॉक्यूमेंट है, इसका टाइटल रखा गया है गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर 2024। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि गाइडलाइन प्रोवाइड करना ताकि कोचिंग सेंटर को रेगुलेट किया जा सके बेटर गाइडेंस और असिस्टेंस के लिए। इसकी नीड क्यों है? तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें जो नीड जो है कि आपको एक फ्रेमवर्क दे सके, फिर क्या मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होना चाहिए कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए। इसके अलावा कोचिंग सेंटर को ये एडवाइस करना कि को करिकुलर एक्टिविटी पे भी आपको ध्यान देना है फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। फिर इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को करियर गाइडेंस और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी देना है। इसमें कुछ डेफिनेशंस की बात की गई है। उसमें मेजर चीज़ ये है कि कोचिंग का मतलब होगा वो ट्यूशन जो कि आप देते हैं मोर देन 50 स्टूडेंट्स को, पर इसमें इंक्लूड नहीं है क्या क्या, काउंसलिंग, स्पोर्ट्स, डांस, थिएटर और अदर क्रिएटिव एक्टिविटीज़, उनको इन सब चीज़ों से बाहर रखा गया है। कोचिंग सेंटर का मतलब होगा जहाँ पे 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स की, तो एक पर्सन कोचिंग चला सकता है, रन कर सकता है, मैनेज कर सकता है या मेंटेन कर सकता है ओनली विद अ प्रायर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे एक बात ये है कि प्रायर रजिस्ट्रेशन जो है वो मस्ट कर दिया है, उसके बिना आप नहीं चला सकते हैं। और कोचिंग सेंटर जो इन गाइडलाइंस के इम्प्लीमेंट होने के पहले से चल रही हैं, से एग्जिस्ट कर रही हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो एप्लीकेशन देना है रजिस्ट्रेशन की कोचिंग सेंटर्स को, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देना होगा जो उस लोकल जुरिडिक्शन में आएंगे। अगर उन कोचिंग सेंटर की मल्टीपल ब्रांचेस हैं, जैसे कि आपको पता है कि एलन, फिट्जी, इनकी मल्टीपल सिटीज़ में ब्रांचेस होती हैं, तो वहाँ पे हर एक ब्रांच को एक सेपरेट कोचिंग सेंटर की तरह ट्रीट करना होगा और हर किसी के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन देनी होगी। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा, जिसे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उसे विद इन 3 मंथ्स एप्लीकेशन मिलने के बाद सर्टिफिकेट या तो देना होगा या रिफ्यूज़ करना पड़ेगा। अगर वो रिफ्यूज़ करेंगे तो उन्हें राइटिंग में रिकॉर्ड देना पड़ेगा और कोई भी रिफ्यूजिंग का ऑर्डर बिना उस पर्सन को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिए बिना नहीं करना। और जो पीरियड होगा वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे। और हर रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर को रिन्यूअल के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 2 मंथ्स प्रायर टू डेट ऑफ एक्सपायरी। इसके बाद अब रजिस्ट्रेशन करने की कुछ कंडीशंस भी होंगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें यह है कि कोई भी कोचिंग सेंटर ट्यूटर्स को इंगेज नहीं करेगा जिनकी क्वालिफिकेशन लेस देन ग्रेजुएशन है। मतलब कि मिनिमम आपको यूजी पास तो होना ही चाहिए। अगर आप 12th पास हैं, 10th पास है, तो आप कोई भी कोचिंग सेंटर में एज अ ट्यूटर काम नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई भी कोचिंग सेंटर मिसलीडिंग मतलब भ्रामक प्रोमिसेस या गारंटी ऑफ रैंक या अच्छे मार्क्स पेरेंट्स या स्टूडेंट्स को कोचिंग सेंटर में इनरोल करते समय नहीं करेगा। सबसे जो बड़ी बात यहाँ पे करी गई है वो ये है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा बिजनेस इम्पैक्ट होने वाला है काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस का, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी स्टूडेंट जो 16 साल से कम एज का हो या जिसने सेकेंडरी स्कूल पास ना किया हो, उसे आप इनरोल कर ही नहीं सकते। मतलब या तो उसने 10वीं पास कर लिया हो या कम से कम 16 साल का हो, तभी वो बच्चा आप अपने यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। तो इससे जो भी फाउंडेशन प्रोग्राम चलाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उन सब के बिजनेस पे अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा आपने देखा है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में स्पेस होता है, छोटा सा हॉल होता है, वहाँ पे 300-400 बच्चे बैठे होते हैं। तो अब कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब उनके पास मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट पर स्टूडेंट हो।
इसके अलावा वो उन्हीं लोगों को एज अ ट्यूटर अपने यहाँ पे हायर कर सकते हैं जो कन्विक्ट ना हुए हो किसी ऑफेंस में, और ये तभी रजिस्टर माना जाएगा जब इसके पास काउंसलिंग सिस्टम होगा। कोचिंग सेंटर की खुद की एक वेबसाइट होना चाहिए जहाँ पे डिटेल्स अपडेटेड वे में होना चाहिए। किसके बारे में? उनके पास जो ट्यूटर्स हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कोर्सेस या करिकुलम वो चलाते हैं, कितने दिनों में कोर्स कंप्लीट होगा, अगर हॉस्टल है तो उससे क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो फीस चार्ज करने वाले हैं, अगर आपको उस कोचिंग में नहीं पढ़ना है तो उससे क्या इजी एग्जिट पॉलिसी होगी, वो फी रिफंड का क्या तरीका होगा, कितने स्टूडेंट्स आप अपने सेंटर में रखने वाले हैं, कितने स्टूडेंट्स को फाइनली एडमिशन मिला है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स को जो है सारे लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स जो हैं वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन जो भी लोकल उनके यहाँ की जो अथॉरिटी होगी वो डिसाइड करेगी, उसको भी अथर करना है। इसके बाद जब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उस समय कोचिंग सेंटर्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं। हर किसी एप्लीकेशन में कोचिंग सेंटर के एक अंडरटेकिंग उनको देना पड़ेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर वर्ड ही यूज़ करेंगे और कहीं भी रिकॉग्नाइज्ड, अप्रूव्ड या इस तरीके की कोई भी साइन बोर्ड या वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। कोचिंग क्लासेस जो भी स्टूडेंट्स की होगी, जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं या स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वो उनके स्कूल आवर्स के टाइम पे नहीं होगी। इसका मतलब अगर किसी स्कूल में बच्चे 10 से 4 में पढ़ते हैं तो कोचिंग सेंटर कभी भी अपने कोचिंग का टाइम 10 से 4 के बीच में नहीं रख सकता। इसके अलावा उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी होगी क्वालिफिकेशन ऑफ ट्यूटर्स की, टाइम टेबल क्या होगी कोचिंग क्लास की, फ़ीस क्या होगा, इन्फॉर्मेशन क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने पहले ही बताया कि उनके वेबसाइट में और नोटिस बोर्ड में होना चाहिए। इसके अलावा एप्लीकेशन जो होगा रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन का, वो कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के साथ होना चाहिए जिसको एक सीए ने ऑडिट किया हो। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट बात पे, फ़ीस पे। तो फ़ीस के बारे में ये कहा गया है कि जो ट्यूशन फ़ीस होगी वो फेयर होना चाहिए, रीज़नेबल होना चाहिए और रिसिप्ट जो है फ़ीस की वो आपको हमेशा देनी होगी। इसके अलावा कोचिंग सेंटर के पास एक प्रॉस्पेक्टस होना चाहिए जिसमें वो सारी चीज़ों के बारे में फेयरली और बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड वे में चीज़ें बताएं। प्रॉस्पेक्टस, नोट्स और बाकी मटेरियल जो भी कोचिंग सेंटर को सप्लाई करना है वो बिना किसी सेपरेट फ़ीस के करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले मान लीजिए 1 लाख रुपये फ़ीस दे, उसके आप बोल रहे हैं आपको और नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से 10,000 या 5,000 पे करना होगा। इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने, ये देखिए ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर एक स्टूडेंट ने अपने कोर्स का फुल अमाउंट पे कर दिया है और वो बीच में किसी वजह से कोर्स को छोड़ना चाह रहा है तो स्टूडेंट को उसकी जो उसने फ़ीस डिपॉजिट किया है उसमें से रिमेनिंग पीरियड के लिए रिफ़ंड मिलेगा ऑन प्रो राटा बेसिस विद इन 10 डेज़। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपने एक साल का कोर्स लिया है किसी इंस्टीट्यूट से और वहाँ आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिए हैं और आफ्टर 6 मंथ्स आपको लगता है कि मैं यहाँ पे अब मुझे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि वहाँ पे आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वापस अपने घर जाना है या किसी भी वजह से, तो अगर आपने 6 महीने पढ़ने के बाद अगर आपको डिसाइड किया आपने कि नहीं मुझे अब यहाँ से इसको छोड़ के जाना है, तो 1 लाख रुपीज़ में से 50,000 रुपीज़ जो बचे हुए हैं वो आपको रिफ़ंड करने पड़ेंगे आपके इंस्टीट्यूट को विद इन 10 डेज़। अगर वो बच्चा हॉस्टल में रहता है तो उसकी हॉस्टल फ़ीस और मेस फ़ीस ये सब भी रिफ़ंड करना होगा। अभी तक जो कोचिंग सेंटर से मनमानी करते थे कि आपने एक बार जो फ़ीस दे दी वो आप चाहे अब आगे पढ़ें या ना पढ़ें वो रिफ़ंड नहीं होगी, वो इस गाइडलाइन के थ्रू अब नल एंड वॉइड हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और कही है कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में जो फ़ीस है किसी कोर्स की वो उस कोर्स के ड्यूरेशन के टाइम पे नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए आपने किसी यूपीएससी कोचिंग के लिए आपने अगर 1 लाख रुपए जमा किया है तो मिडिल ऑफ द कोर्स के टाइम पे वो आपको ये नहीं बोल सकते कि अब जो फीस है वो 1.5 लाख हो गई है। तो ये दोनों जो हैं ये काफ़ी अच्छे डिसीजंस हैं जो इस गाइडलाइंस में लिए गए हैं फॉर स्टूडेंट्स।
अब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट की। ये भी एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है। जैसे कि हमने देखा था अभी कि काफ़ी फायर इंसिडेंट्स भी हुए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। फिर हमने ये भी देखा कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो डेंसली बैठते हैं, प्रॉपर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। तो इस गाइडलाइन में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ये बात की है। तो उन्होंने कहा है कि मिनिमम 1 मीटर स्क्वायर एरिया तो होना ही चाहिए हर स्टूडेंट के लिए एक क्लास या बैच में, और इसी हिसाब से सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए इतना प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। मान लीजिए एक क्लास में अगर 40 बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पर कम से कम 40 मीटर स्क्वायर एरिया तो होना ही चाहिए। इसके बाद कोचिंग सेंटर की जो बिल्डिंग है उनको फायर सेफ्टी कोड्स, बिल्डिंग सेफ्टी कोड्स, इन सबको भी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है और इसका सर्टिफिकेट भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से लेना है। स्टूडेंट्स के असिस्टेंस के लिए कोचिंग सेंटर के पास फर्स्ट एड किट, मेडिकल असिस्टेंस, ट्रीटमेंट फैसिलिटी ये सब भी होना चाहिए। इसके अलावा लिस्ट ऑफ रेफरल सर्विसेज के हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, पुलिस हेल्पलाइन, फायर सर्विस हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन, इन सब के नंबर्स भी जो हैं आपको स्टूडेंट्स को अपने नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले भी करना है, उनको इन्फॉर्म भी करना है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर में ये आपका फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड होना चाहिए, वहाँ वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, सफिशिएंट लाइटिंग भी हर क्लासरूम में अरेंज होना चाहिए। इसके अलावा सारे स्टूडेंट्स और स्टाफ्स के लिए सेफ और पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। कोचिंग सेंटर अगर चाहे तो अपने यहाँ CCTV कैमरा जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे लगा सकता है। एक कंप्लेंट बॉक्स या रजिस्टर भी कोचिंग सेंटर में होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं अपनी कंप्लेंट रेज कर सकें, और कोचिंग सेंटर के पास एक कमेटी भी होना चाहिए जो इन कंप्लेंट्स या ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए काम करे। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस गाइडलाइन में फॉर फीमेल स्टूडेंट्स की प्रोविज़न होना चाहिए सेपरेट टॉयलेट्स का फॉर मेल्स एंड फीमेल्स विद इन द कोचिंग सेंटर बिल्डिंग प्रीमाइसेस। ऐसा ना हो कि कहीं बाहर जाके आपको टॉयलेट यूज़ करना पड़े, एक सेपरेट प्रोविज़न होगा टॉयलेट्स का फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। अब हम बात करते हैं करिकुलम की, करिकुलम किस तरीके से होगा। तो जब हम क्लासेस की बात करते हैं तो कोचिंग सेंटर को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि वो अपने क्लासेस को जो उन्होंने पहले से टाइम बताया है उसके अंदर वो लोग कंप्लीट करें। ऐसा ना हो कि कोर्स 6 महीने का है और उसको कोर्स कंप्लीट करने में वो 8 महीने 9 महीने लगा रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स को ये भी ध्यान देना है कि जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं उनकी रेगुलर अटेंडेंस जो है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए ताकि वो डमी स्कूल्स भी ना ज्वाइन करें। इसलिए कोई भी कोचिंग क्लास अपने कोचिंग आवर्स स्कूल के कोचिंग आवर्स के साथ लिंक नहीं करेगा, और रेमेडियल और सपोर्ट क्लास भी देनी होगी उन स्टूडेंट्स को जिनको एडिशनल सपोर्ट चाहिए। इसके अलावा करिकुलम या जो क्लास टाइम टेबल है वो इस तरीके से स्पेस आउट होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स रिलैक्स कर पाए और उनके ऊपर एडिशनल प्रेशर ना बने। और एक बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, कोचिंग सेंटर को ये इंश्योर करना है कि बच्चों को वीकली ऑफ मतलब हफ्ते में 1 दिन छुट्टी जरूर मिले, स्टूडेंट्स को भी और ट्यूटर्स को भी। इसके साथ साथ कोई भी असेसमेंट टेस्ट या एग्ज़ाम वीकली ऑफ के बाद नहीं होगी। देखिए इस पॉइंट का मतलब ये है, कई बार ये भी होता है ना कि मान लीजिए मंडे टू सैटरडे जो है क्लास लगी है और उसके बाद ये बोला गया है कि मंडे को आपकी मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास लगी है और संडे को छुट्टी देना पड़ा उनको इस वाले वजह से, वीकली ऑफ की वजह से, और उन्होंने ये कह दिया कि मंडे को तो हम क्लास टेस्ट रखेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चा जो अपना वीकली ऑफ जो उसको दिया जा रहा है ताकि वो प्रेशर को रिलीज़ कर पाए, अपना स्ट्रेस उतना ना ले, तो वो तो लेगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये 6 पॉइंट लेके आए गए, कोई भी असेसमेंट टेस्ट या एग्ज़ाम वीकली ऑफ के बाद नहीं रखी जाएगी। और ये एक और अच्छी चीज़ इन्होंने कही है कि कोई भी इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर फेस्टिवल्स जो रिस्पेक्टिव रीजन में होते हैं तो कोचिंग सेंटर जो है इस तरीके से लीव कस्टमाइज़ करें कि स्टूडेंट्स आर एबल टू कनेक्ट विद देयर फैमिली एंड गेट इमोशनल बूस्टिंग। मतलब कि जनरली जैसे दिवाली हो गई, छठ पूजा हो गई, उगादी हो गई, इन सब फेस्टिवल्स के टाइम पे कोचिंग सेंटर को ये कोशिश करनी है कि उस समय ज़्यादा बच्चों पे प्रेशर ना डाले, उस समय क्लासेस ना रखें और कोशिश करें कि वो उस समय अपने फैमिली से कनेक्ट कर पाएँ ताकि इमोशनल बूस्टिंग उनकी हो। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो क्लासेस इस तरीके से लेंगे कि वो बहुत ज़्यादा ना हो बच्चे पे, और किसी भी वजह से इट शुड नॉट बी मोर देन 5 आवर्स इन अ डे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कोचिंग आवर्स जो होंगे नाइदर बी टू अर्ली इन द मॉर्निंग नॉर टू लेट इन द इवनिंग। मतलब ये नहीं होगा कि सुबह 4 बजे बुला लिया, ये नहीं होगा रात को 11 बजे तक क्लासेस चला रहे हैं। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स को को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी
क्लासेस ऑर्गेनाइज करवानी पड़ेगी ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और कॉग्निटिव एबिलिटी भी बढ़े। इसके साथ साथ इसमें क्या क्या आएगा आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, मतलब कि स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट हो लाइफ स्किल्स का, साइंटिफिक टेम्पर का, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस, फिटनेस, वेलनेस, इमोशनल बॉन्डिंग, मेंटल वेलबींग हो गया। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। फिर कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा कोचिंग सेंटर्स का, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने इनरोल होंगे हर एक क्लास या बैच में वो क्लियरली डिफाइन करना होगा इन्हें। और किसी भी वजह से ये जो इनरोलमेंट का जो आपने मान लीजिए बोल दिया कि मेरी एक क्लास में 50 बच्चे रहेंगे, तो किसी भी वजह से ये 50 का 51 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मे बी इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्दी, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हेल्दी टीचर स्टूडेंट रेशो होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी कोचिंग सेंटर 16 साल से नीचे के बच्चों को नहीं इनरोल करेगा। स्टूडेंट्स को पहले से अच्छे से पता होना चाहिए डिफ़िकल्टी ऑफ एग्ज़ाम के बारे में, सिलेबस के बारे में, कितनी उसमें प्रिपरेशन की इंटेंसिटी लगेगी या एफर्ट कितने रिक्वायर्ड होंगे स्टूडेंट्स की, ये उसको करिकुलम में इनरोल होने के पहले ही पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी बच्चे को झूठे ख्वाब दिखा दिए कि आप थोड़ा सा पढ़ोगे आपका काम हो जाएगा, जी नहीं, आपको इनरोल करने के पहले उसे बताना है कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में इतना एफर्ट लगेगा। स्टूडेंट्स को ये भी पता होना चाहिए कि एजुकेशनल इन्वायरमेंट क्या होगा, कल्चरल लिविंग क्या होगा, डिफरेंस क्या होता है बिटवीन प्रिपरेशन ऑफ स्कूल लेवल एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसके अलावा कि बच्चों को सिर्फ ये लगे कि हम सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल इंस्टीट्यूट में ही एडमिशन ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर करियर ऑप्शंस मे बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, मतलब कि कोचिंग सेंटर्स को अदर करियर ऑप्शंस के बारे में बच्चों को बताना है ताकि उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ना हो अबाउट उनके फ्यूचर एंड कैन चूज अ न्यू ऑप्शन ऑफ अल्टरनेटिव कैरियर्स। इसके अलावा जो एडमिशन और मॉक टेस्ट होंगे टू असेस द कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से आपको कंडक्ट करना है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आप बच्चों को दे पाएँ। इसके अलावा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को आपको ये बताना है कि एडमिशन जो आप कोचिंग सेंटर में करते हैं ये किसी भी तरीके से कोई गारंटी नहीं देता है सक्सेस की। फॉर एडमिशन इन इंस्टीट्यूशंस लाइक मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कोचिंग सेंटर पीरियोडिक वर्कशॉप और सेंसिटाइज करेंगे सेशंस रिगार्डिंग स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ। इसमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की हेल्प भी ले सकते हैं। इन्हें अवेयरनेस पैदा करनी है बच्चों और पेरेंट्स के अराउंड अबाउट द टाइमलाइन ऑफ द कोर्स, फैसिलिटी क्या क्या अवेलेबल है इस तरीके से, और उन्हें काउंसल भी करना है अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ अननेसेसरी मेंटल प्रेशर और बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट उन्होंने कही है कि कोचिंग सेंटर जो है वो पब्लिक नहीं करेंगे रिजल्ट ऑफ असेसमेंट टेस्ट कंडक्टेड बाय इट। उनको असेसमेंट टेस्ट कॉन्फिडेंशियल रखना है और ये यूज़ करना है फॉर रेगुलर एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, और जिसकी परफॉर्मेंस का ख़राब हो रही है, डिटेरेट हो रही है, उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है। अब हम आते हैं काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट सपोर्ट में। इसमें यह है कि हाई कंपटीशन की वजह से कोचिंग सेंटर्स को स्टेप्स लेनी चाहिए मेंटल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में। फिर इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए अबाउट द नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, सारे बच्चों और पेरेंट्स को भी। इसके अलावा आपको काउंसलर्स और एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करना चाहिए अपने करिकुलम में, ताकि बच्चे जो हैं इनकी सर्विस ले पाएँ फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। इसके अलावा रेगुलर वर्कशॉप और अवेयरनेस भी होना चाहिए इनके बारे में। देन जो डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के वो रिजॉल्व होना चाहिए उन ट्यूटर्स के द्वारा ही जो उन्हें क्लास में पढ़ाते हैं, ना कि ये कि क्लास में कोई और पढ़ा रहा है और डाउट कोई और रिजॉल्व कर रहा है। फिर एक फ्रेमवर्क है मेंटल हेल्थ प्रमोशन का, वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी में कि कोई भी कोचिंग सेंटर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी एप्लीकेंट को या स्टूडेंट को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, कब एडमिशन और टीचिंग के वक्त। स्पेशल प्रोविजंस होना चाहिए स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में ताकि वो एनकरेज कर सके वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को, जैसे कि फीमेल स्टूडेंट्स या जो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ हैं या स्टूडेंट जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से आते हैं। कोचिंग सेंटर की जो बिल्डिंग है और सराउंडिंग प्रीमाइसेस हैं वो दिव्यांग फ्रेंडली होना चाहिए। ट्यूटर्स को सेंसिटाइज करना है कि वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग अवेयर रहें और स्टूडेंट्स को लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में कंफर्टेबली फील करवाएं। दिव्यांग फ्रेंडली प्रोविज़न होना चाहिए, ब्रेली, ई रीडर्स और टॉयलेट्स वगैरह भी। सपोर्ट क्लासेस भी आप दे सकते हैं
इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, कोचिंग सेंटर के पास मेंटेन होना चाहिए अच्छे तरीके से रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स, रजिस्टर्स वगैरह, और इन्हें हो सकता है कि एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़े कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फॉर द रिकॉर्ड पर्पस। कोई भी कोचिंग सेंटर जो है कोचिंग वहीं करवा सकता है जहाँ पे उसने प्लेस में इंडिकेट किया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के समय, और उसे कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकता विदाउट द प्रायर रिटन अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसके अलावा कंप्लेंट्स के बारे में भी ये कहा गया है कि अगर कोई कंप्लेंट फाइल होती है कोचिंग सेंटर्स के अगेंस्ट बाय स्टूडेंट, पेरेंट या ट्यूटर, तो वो कंप्लेंट जो है विद इन 30 डेज डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। पेनल्टी के बारे में कहा गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होगा उसके पावर होगी सिविल कोर्ट की। इसमें यह भी कहा गया है कि इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन और जनरल कंडीशंस, कोचिंग सेंटर को लायबल होंगे पेनल्टी एज, अगर फर्स्ट ऑफेंस के तो 25,000, सेकंड ऑफेंस में 1 लाख, और थर्ड अगर उन्होंने ऑफेंस कर दिया तो उनका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होते समय अगर कंसर्न अथॉरिटी जो है सेटिस्फाइड है तो उन्हें, अगर वो कैंसिल करते हैं तो वो तभी कर पाएंगे जब वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देते हैं रजिस्ट्रेशन होल्डर को अगेंस्ट द प्रपोज ऑर्डर। और कोई भी जो पर्सन है आपका जो रिफ्यूजल जो रजिस्टर कोचिंग सेंटर ऑन रिन्यूअल और कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन 30 डेज के अंदर अपील कर सकता है। तो ये 19 पॉइंट्स का जो गाइडलाइन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है। ये आपको नेट पे मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। एंड आई होप आपको ये डिटेल वीडियो गाइडलाइंस का पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।